हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं नवजुनिद्य इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज 12th क्लास के बच्चों को सब्जेक्ट बही खाता एवं लेखा शास्त्र में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश। इससे पहले आप चैप्टर नंबर 1 में साझेदारी के बारे में पढ़ चुके हैं कि साझेदारी क्या होती है, गुडविल के बारे में पढ़ चुके हैं, ड्राइंग के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में आज पढ़ेंगे कि नए साझेदार की प्रवेश की आवश्यकता क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि साझेदारी जो होती है 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वर्क होता है उसे करने के लिए होती है। यानी कि हमें ये देखना है कि हमें अब साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें सबसे स्टार्टिंग में जब हमें पता लगता है कि हमारा कार्यभार बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, वर्क बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, कंपनी बड़ी होती जा रही है, बिजनेस हमारा बड़ा होता जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई मिलकर कार्य करे। तो इसलिए हमें साझेदार की आवश्यकता होती है, इसलिए हम नए साझेदार को हम बिजनेस में लेते हैं। तो इसकी कुछ पॉइंट है वह हम पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है अधिक पूंजी की आवश्यकता। अधिक पूंजी की आवश्यकता। जब हमें लगता है कि बिजनेस में हमें कुछ बड़ा करना है तो पूंजी की हमें ज़्यादा आवश्यकता है, तो हम ऐसे साझेदार को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें पूंजी मिल जाए और हमारी पूंजी बढ़ जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का निर्माण कर सकें और हम नए साझेदार को प्रवेश देकर हम अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। दूसरे नंबर पर है हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, यदि हमें योग्य कोई व्यक्ति चाहिए कि हमें यदि योग्यता मिल जाए जिससे कि हम आगे चलकर हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, यानी कि योग्य कुशल व्यक्ति की आवश्यकता। योग्य एवं कुशल व्यक्ति की आवश्यकता। यदि हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है कि जो योग्य है, अगर इस बिजनेस में कोई बढ़ोतरी कर सकता है तो हम उसे शामिल करते हैं। और उसके साथ साथ प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली व्यक्ति। नंबर 3 पर प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है जिसके हमारे व्यापार में आने से हमारे व्यापार में वृद्धि हो सकती है, हमारे व्यापार का लाभ ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति को हम अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं, अपनी साझेदारी में उसे ला सकते हैं। नंबर 4 किसी वृद्ध साझेदार के अवकाश ग्रहण। किसी वृद्ध साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। यदि हमें यह लगता है कि बिजनेस में कोई साझेदारी चल रही है और हमें यह लगता है कि कोई साझेदार जो उसमें वृद्ध हो चुका है वो छोड़ने वाला है या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है, तो भी हमें साझेदारी में किसी अन्य साझेदार की आवश्यकता होती है। ऐसे ही किसी पुराने अनुभवी एवं कुशल प्रबंधक को प्रोत्साहन देने में। नंबर 5 किसी पुराने अनुभवी प्रबंधक को प्रोत्साहन देने में। कभी कभी ये लगता है कि जो पहले से ही साझेदारी बिजनेस में साझेदार है और वो कुछ अन्य कार्य भी कर सकता है, उसे काफ़ी अनुभव हो चुका है, इसके अलावा हमें कोई नया साझेदार चाहिए तो हम इससे कुछ नया काम भी ले सकते हैं। तो इसलिए यह ज़रूरत पड़ जाती है कि हम नए साझेदार को
इस पार्टनरशिप में हिस्सा दें। तो यह थे हमारे साझेदार के प्रवेश लेने के कारण कि अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो किसी साझेदार को हम प्रवेश दे सकते हैं। योग्य एवं कुशल व्यक्ति की आवश्यकता के लिए, प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए, या किसी वृद्ध साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु के लिए, और या किसी पुराने अनुभवी प्रबंधक को प्रोत्साहन देने के लिए। अब ये देखते हैं कि यदि हम साझेदार रख लेते हैं तो उसकी क्या स्थिति बनेगी, क्या उसे हक मिलेगा। तो उसे कहते हैं वैधानिक स्थिति। वैधानिक स्थिति, वैधानिक स्थिति। इस स्थिति में क्या है कि साझेदार यदि प्रवेश लेगा तो उसे क्या क्या चीजें मिलेंगी। कोई भी नया साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से ही साझेदार बन सकता है। कोई भी नया साझेदार पुराने साझेदारों की अनुमति से ही सहमति प्राप्त कर सकता है। यदि पुराना साझेदार कोई भी ऐसा होगा कि वह इच्छुक नहीं है नए साझेदार को प्रवेश लेने में, तो नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश नहीं ले सकता। नंबर 2, प्रवेश के पूर्व फर्म के कार्य व दायित्व। नंबर 2 है प्रवेश के पूर्व फर्म व दायित्व में साझेदार का लिखित संलेख। यानी कि यदि पूर्व कोई दायित्व है फर्म के, तो संलेख में यदि लिखा जाएगा तभी वह उसमें पूर्व दायित्व को देने के लिए एग्री हो सकता है। अब हम देखते हैं कि नए साझेदार का क्या क्या अधिकार है। नए साझेदार के अधिकार, नए साझेदार के अधिकार। नए साझेदार का क्या अधिकार हो सकता है? जब वह बिजनेस में अपना पार्टिसिपेट करेगा, ऐड हो जाएगा, साझेदार बन जाएगा, तो उसे कुछ ना कुछ अधिकार मिलेंगे। उसे अधिकार क्यों मिलते हैं? क्योंकि वह उस बिजनेस में शामिल हो चुका है। तो उसे अधिकार मिलेंगे कि फर्म में जो भी लाभ होता है तो उसमें पूरा हिस्सा उसका बनेगा। जिस हिस्से को भी आपस में बैठकर बात करेंगे तो उसी हिस्से पर वह लाभ प्राप्त कर सकता है, तो ये उसका लाभ होगा। अब ये देखते हैं कि जो नया साझेदार आता है, नया साझेदार किस प्रकार अपने लाभ हानि को विभाजित करता है। नया साझेदार जब बिजनेस में आता है तो उसे कुछ हिस्सा मिलता है फर्म से। तो कौन सा कितने प्रकार का हिस्सा होता है? वह होता है 4 प्रकार का। नए साझेदार का साझेदारी में लाभ विभाजन अनुपात। किस स्थिति में होगा? इसके ये 4 प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकता है। नंबर 1, उनके लाभ वितरण अनुपात में, उनके लाभ वितरण अनुपात में। नंबर 2 है समान अनुपात में, समान अनुपात में। नंबर 3 असमान अनुपात में, असमान अनुपात में।
नंबर 4, समस्त भाग केवल एक ही साझेदार से। समस्त भाग केवल एक ही साझेदार से, यानी कि जो बिजनेस में नया साझेदार आएगा तो वह 4 प्रकार से रेशो प्राप्त कर सकता है अपने जो लाभ मिलेगा उसे। उनके लाभ वितरण अनुपात में, समान अनुपात में, असमान अनुपात में और समस्त भाग केवल एक ही साझेदार से। यानी कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1, ए और बे एक फर्म में साझेदार हैं। हम इस एग्जाम्पल को यहाँ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ए एवं बे एक फर्म में साझेदार हैं। एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभ वितरण करते हैं। 3:2 के अनुपात में लाभ वितरण करते हैं। उन्होंने 100 को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। उन्होंने 100 को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। उपयुक्त सभी स्थितियों में साझेदार का नया लाभ वितरण अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस स्थितियों में हमें, चारों स्थितियों में हमें लाभ अनुपात बताना है। नंबर 1 स्थिति क्या है? नंबर 1 स्थिति हो जाएगी हमारी उनके लाभ वितरण अनुपात में। उनके लाभ वितरण अनुपात में, लाभ वितरण अनुपात में सबसे पहले हम देखते हैं कि पुराने जो साझेदार हैं उनका अनुपात क्या है? 3:1 है। तो हमें नए साझेदार को कितना अनुपात देना है? 1/5 देना है। 1/5 अनुपात नए साझेदार को देना है। तो हमें ये बताना है कि नए साझेदार का अनुपात पुराने साझेदार का अनुपात क्या होगा और टोटल जो रेशो इनका क्या होगा लाभ और हानि वितरण करने में। तो माना कुल भाग 1 है। कुल भाग कितना है? 1। 100 का भाग है 1/5। 100 का 1/5 भाग है। तो अब ये बताना है कि ए का और 100 का कितना होगा। ए का लाभ विभाजन अनुपात होगा। विभाजन अनुपात क्या हो सकता है? या ऐसे कह सकते हैं कुल बचा भाग। कुल भाग बचा है 1 में से 1/5 हम घटा देंगे। 1 में से 1/5 घटाकर आ जाएगा हमारा 4/5। 4/5 भाग आ जाएगा। तो 4/5 भाग को अब ए में और बे में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए क्या है? ए का भाग हो जाएगा ए का नया लाभ हानि अनुपात। ए का कितना हो जाएगा? कुल अनुपात है हमारे पास 4/5 और ए का पहला कितना था? पहला जो अनुपात था 3/5 था। तो ये टोटल मिलाकर आ जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 5 25। ए का जो नया अनुपात आएगा 12/25 आएगा। अब निकालना है हमें बे का नया लाभ हानि अनुपात।
बै का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? बै का अनुपात है 2/5, तो नया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5 का 2/5, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5 5 25। तो ए का तो आया है 12/25 और बै का आया है 8/25। तो अब हमें देखना है सै का कितना है। सै का अनुपात, सै का अनुपात हमने देने का निश्चय किया है 1/5। 1/5 को लिख सकते हैं हम 5/25। तो अब जो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा उनका, अब ए बै व सै का नया लाभ अनुपात, जो नया अनुपात होगा वो हो जाएगा 12/25 रेशो 8/25 और 5/25। ये नया अनुपात हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 25 सभी में कॉमन है, इसे लिख सकते हैं हम 12:8:5। तो ये नया अनुपात हो जाएगा उनके लाभ वितरण अनुपात के अकॉर्डिंग, यानी कि जो साझेदार का पहला लाभ वितरण अनुपात था उसी के अनुपात के हिसाब से उनका अनुपात आ जाएगा। अब नया जो अनुपात होगा वो 12:8:5 होगा। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? अब यदि हम उसे समान अनुपात में दोनों साझेदारों से लें तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? यदि समान अनुपात में, दूसरी स्थिति बनेगी हमारी समान अनुपात में, ये बन जाएगी दूसरी स्थिति, यानी कि दोनों ही साझेदारों से ए से भी और बै से भी बराबर बराबर हिस्सा वह ले। तो माना कुल भाग तो एक है हमारा, माना कुल भाग एक है, तो दोनों ए का भाग क्या है? ए का भाग है 3/5 और बै का भाग है 2/5। अब सै जो है ए से कितना प्राप्त करेगा? सै ए से प्राप्त करेगा 1/2, यानी कि आधा हिस्सा तो इससे प्राप्त करेगा। 1/5 का आधा हिस्सा प्राप्त करेगा 1/2, यानी कि 1/10 हिस्सा प्राप्त करेगा ऐसे। तो ए का नया अनुपात क्या हो जाएगा? ए का नया अनुपात हो जाएगा, ए का जो पुराना अनुपात था वो 3/5 था, उसमें से 1/10 वो सै को दे देगा, तो बचेगा कितना? इसकी कैलकुलेशन करके ये बच जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 6 - 1/10, यानी कि 5/10 बच जाएगा। ए का नया अनुपात बन जाएगा 5/10। अब सै बै से प्राप्त करेगा, बै से कितना प्राप्त करेगा? बै से प्राप्त करेगा 1/5 हिस्से का 1/2, यानी कि 1/10 करेगा बै से प्राप्त। तो बै का नया अनुपात, बै का नया अनुपात, बै का जो नया अनुपात होगा वो हो जाएगा, सबसे पहला अनुपात कितना था? 2/5। 2/5 में से 1/10 हिस्सा वो सै को देगा, तो बचेगा कितना? इसकी कैलकुलेशन करेंगे 4 3/10 आ जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 3/10। तो ये हो जाएगा बै का नया अनुपात। अब सभी साझेदारों का नया अनुपात, नया जो अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा? ए का जो है वो है
5/10 और ब का है 3/10 और स का है 2/10, क्योंकि 1/5 था ना, 1/5 को हम 2/10 लिख सकते हैं। तो नया अनुपात बन जाएगा 5:3:2। ये थी हमारी विधि सेकंड। अब देखते हैं थर्ड विधि को। तीसरी स्थिति क्या होगी? जब अलग अलग साझेदारों से अलग अलग अनुपात में हिस्सेदारी लेता है नया साझेदार, असमान अनुपात में। तीसरी स्थिति हो जाएगी इसकी असमान अनुपात में। असमान अनुपात का मतलब है कि एक साझेदार से अलग हिस्सा लेगा और दूसरे साझेदार से अलग हिस्सा। इसे कह सकते हैं, यह कई प्रकार से हो सकता है। माना 1/5 का 2/3 हिस्सा, माना 1/5, माना से के हिस्से का 1/5 का 2/3 का 2/3 हिस्सा तो प्राप्त करते हैं ऐसे, यानी कि ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2/15 भाग से ऐसे प्राप्त करेगा, ऐसे प्राप्त करेगा। और से 1/5 का 1/3 ब से, इसे कह सकते हैं 1/15 ब से प्राप्त करेगा, ऐसे प्राप्त करेगा 2/15 और ब से प्राप्त करेगा 1/15। तो अब नया लाभ हानि विभाजन अनुपात जो होगा, नया लाभ हानि अनुपात, अनुपात जो होगा ए का जो अनुपात होगा, ए का नया अनुपात, ए का जो नया अनुपात होगा वो होगा, जो सबसे स्टार्टिंग का जो अनुपात था 3/5 था, 3/5 में से 2/15 वो सह को दे देता है, तो बच जाएगा हमारा 5 या 15, 3 या 9 माइनस 2/15, ये आ जाएगा 7/15। जो ए का जो नया अनुपात होगा वो हो जाएगा 7/15। अब ब का नया अनुपात, ब का जो नया अनुपात होगा, ब का पुराना अनुपात था 2/5 और इसमें से हम 1/15 हिस्सा देते हैं सह को, तो ये बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 6 में से एक गया 5/15, 5/15 हो जाएगा ब का। और सह का अनुपात कितना है? सह का जो अनुपात है, सह का अनुपात है 1/5, 1/5 को कह सकते हैं 3/15। अतः नया लाभ विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात जो हो जाएगा इनका, वो हो जाएगा ए का जो हो जाएगा 7/15, ब का होगा 5/15 और स का होगा 3/15। इसे हम लिख सकते हैं 7:5:3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा असमान अनुपात में हिस्सेदारी। तो अब देखते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 4, समस्त भाग केवल एक ही साझेदार से, पूरा का पूरा भाग एक ही साझेदार से वह प्राप्त करेगा। समस्त भाग एक ही साझेदार से। नंबर 4 पॉइंट हो जाएगा, समस्त भाग एक ही साझेदार से,
समस्त भाग एक ही साझेदार से प्राप्त करेगा। तो इसमें एग्जाम्पल मान लेते हैं, माना स अपना भाग केवल ए से प्राप्त करता है। माना स अपना भाग केवल ए से प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, ऐसे प्राप्त करेगा वो। तो स का पहला अनुपात कितना था, ए का अनुपात है, कितना है, ए का अनुपात है 3/5। और नया अनुपात क्या हो जाएगा, ए का नया अनुपात, ए का जो नया अनुपात होगा वो होगा 3/5। इसका पुराना अनुपात है, इसमें से 1/5 दे देता है वो स को, तो इसमें बचेगा 2/5। और ब का नया अनुपात वही रहेगा, ब का नया अनुपात जो का त्यों ही रहेगा। कितना है, ब का जो नया अनुपात है वह है 2/5। और स का लाभ अनुपात, स का लाभ अनुपात है 1/5। अतः ए ब व स का नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात जो हो जाएगा 2/5 अनुपात 1/5, या इसे लिख सकते हैं हम 2:2:1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये थे हमारे 4 पॉइंट कि नया साझेदार जब आएगा तो वह किस अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करेगा। 4 स्थितियां हमने बताई, चारों स्थितियों को अच्छी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और अच्छी तरीके से समझना है। जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से पूछ सकते हैं।